सर आप किसी और को बना दीजिए कोर्स। हाँ, एक मिनट। रेज योर हैंड। काव्या मालविया। काव्या, आर यू नाउ होस्ट? यस सर। वॉल्यूम है ना? वॉल्यूम, ऑडियो, क्लैरिटी सब क्लियर है ना? यस सर। ऑल राइट। सो हम लोग अपनी कल वाली क्लास में हम नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टीज देख चुके थे। तो हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की अगर बात होगी तो अगर नाइट्रिक एसिड प्योर है, प्योर लिक्विड, इट्स कलरलेस। पर अगर थोड़ा सा भी सनलाइट इसे अगर मिल गया तो सनलाइट में नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट करके NO2 बनाएगा, और वही NO2 जब नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाती है तो इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक येलोइश ब्राउन। सो इन प्योर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिसके अंदर इंप्योरिटी NO2 की हो, नाउ इट लुक्स लाइक येलोइश ब्राउन। यानी कि कलर NO2 के कारण होगा। NO2 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। तो NO2 की प्रॉपर्टीज में हमें मालूम है इट हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट शोज सम कलर। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, लगभग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो इट्स अराउंड 250 केल्विन एंड दिस इज अराउंड 359 केल्विन। ओके, अब नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड की अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की डिस्कशन हो, जो कि डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के दो मेथड है। वन इज बर्कलैंड एंड आइड मेथड, बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस। Another is Ostwald process. Industrial level पे we have, there are two methods by which you can prepare concentrated nitric acid. एक ही प्रिंसिपल यूज हो रहा है, एक ही मेन रिएक्शन यूज हो रही है कि NO2 वाटर में डिसॉल्व अगर करेगी एयर की प्रेजेंस में तो ये HNO3 बनाएगी। एयर विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नाइट्रोजन +4 से +5 स्टेट में जाएगा। तो NO2 का एयर में ऑक्सीडेशन अगर करवा दो तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। वैसे भी अगर मान लो आप ये भूल भी गए कभी, वैसे तो ये भूलने वाली चीज ही नहीं है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर है, नाइट्रोजन +4 में है, तो नाइट्रोजन अपना हाईएस्ट स्टेट तो +5 ही दिखा सकती है बस। बट आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड है, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और HNO3, क्या आप मुझे ये बता सकते हो इसका एनहाइड्राइड कौन सा था? हमने क्या लिखा था, इसका एनहाइड्राइड कौन सा बनेगा? विच इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड?
एंड व्हाट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड? तो इसके 3 दो into 5. मॉलिक्यूल लेके रिमूव वाटर, यू विल गेट N2O3। अगर मैं इसका एनहाइड्राइड बनाऊं और नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड N2O5. N2O5, और जब भी आप किसी एसिड का एनहाइड्राइड बनाते हो इट्स नॉट ए रिडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का यहां भी +3 है, यहां भी +3 है। हियर इट इज इन +5, हियर इट इज इन +5। क्या हमने कभी मिक्स्ड एनहाइड्राइड की बात की? अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल ले लूं, अगर मैं इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लेके वाटर रिमूव कर दूं, तो चेक करो इन दोनों एसिड का एक एक मॉलिक्यूल लेके रिमूव वाटर, व्हिच एनहाइड्राइड यू विल गेट? HNO2 और HNO3। रिमूव यू विल गेट NO2, N2O4, जिसको डाइमराइज करके। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर NO2 का हाइड्रोलिसिस हो गया, NO2 में वाटर डाल दिया, तो NO2 को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये डिसॉल्व करके ये दो एसिड बनाए, और फिर इसके ऑक्सीडेशन होके वापस से HNO3 मिल जाएगा। क्योंकि अगर इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो आपको HNO2 और HNO3 मिलेगा। और अगर यहां पर एयर प्रेजेंट हुआ तो एयर बनने वाले इन दोनों एसिड में से इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसे नहीं कर सकता। और कल आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई भी थी, यू नो दैट HNO3 बन जाएगा। सो द पॉइंट इज कि NO2 की एयर में ऑक्सीडेशन करवाने से HNO3 बन रहा है। पर NO2 बनवाना कैसे है? अब NO2 बनवाने का सबसे आसान तरीका है, किसी तरह NO बन जाए तो इसको एयर में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल गया तो ये NO2 बना लेगा। तो ये मेन प्रिंसिपल है नाइट्रिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। आपके पास किसी तरह NO2 बनवाना है, और NO2 बनवाने के लिए हम NO तैयार करना चाहते हैं। और NO को तैयार करने के अपने पास दो मेथड हम पहले भी देख चुके हैं। बर्कलैंड आइड प्रोसेस में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अराउंड 2000 केल्विन तक, 2000 डिग्री सेल्सियस तक, 2000 to 3000 डिग्री। हमने ये बात कही थी कि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट है, सो इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO। Because this reaction require a lot of activation energy for nitrogen, because nitrogen का triple bond is very stable, so this step is endothermic, this process is endothermic। और फिर अगर एयर की प्रेजेंस में NO कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि आप ऑक्सीजन तो ले ही रहे हो, तो NO when come in contact with oxygen it form NO2 गैस। और अब इस NO2 का हाइड्रोलिसिस करवा दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो NO2 का ऑक्सीडेशन करवा देगी एयर, इट विल फॉर्म HNO3। लेकिन अगर मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो मैंने कुछ दिन पहले आपको नेम रिएक्शन में ऑस्टवाल्ड प्रोसेस करवाया था, जिसमें हमने अमोनिया का केयरफुल कंडीशन में कंबशन करवाने को कहा था। मैंने कहा था कि अगर आपने अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी तो एयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर क्या बना सकता है? N2। लेकिन अगर मुझे इसे NO तक रोकना है तो बीच में आई नीड सम कैटालिस्ट, आई नीड सम टेम्परेचर। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कोई कैटालिस्ट अगर करवाया हो, प्लैटिनम एंड रोडियम you can take। platinum is chiefly used and temperature रखो around 800 डिग्री, तो ये बना देगा NO एंड वाटर। नहीं तो अमोनिया का जब कंबशन होगा तो ये तो वाटर बन के निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के N2 की फॉर्म में आ जाएगी। बट अंडर केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशंस you can combust, you can perform this reaction of ammonia with oxygen to form NO। आगे वाला सब सेम है सब कुछ। Once you have NO on reaction with oxygen to form NO2, क्योंकि आप ऑक्सीजन तो ले ही रहे हो तो बनने वाला NO ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, और NO2 का हाइड्रोलिसिस करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यू विल गेट नाइट्रिक एसिड। तो आप एक चीज हमेशा से सोच के देखो, अगर नाइट्रिक एसिड आप बनवा रहे हो तो हमेशा NO2 आपका रिएक्टेंट है।
तो नाइट्रिक एसिड में कुछ ना कुछ NO2 तो डिसॉल्व हो ही जाएगा। इसलिए जितना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप रखोगे उसमें NO2 की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए HNO3 का जो येलोइश ब्राउन कलर है वो NO2 के कारण आ रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में NO2 यूज की जाती है। So nitric acid also called aqua fortis. Sometimes it is also called royal water. ये इसके कॉमन नेम है, पता होने चाहिए। और नाइट्रिक एसिड को आप मैक्सिमम अगर प्योर करके जितना कंसंट्रेट कर सकते हो, मैक्सिमम ये 63% बाय वेट तक आप कंसंट्रेट कर सकते हो। 63% बाय वेट तक आप इसे मैक्सिमम कंसंट्रेट कर सकते हो। सो नाइट्रिक एसिड के ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया से ऑक्सीडेशन करवा के NO बनवाना है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा के NO, और यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन करवा के NO। बट ये आपको कंडीशंस पता होने चाहिए, बिकॉज दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, सो दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। नोट डाउन करो। हम HCl मिक्स करते हैं तब जाके वो रॉयल वाटर बनता है ना, एक्वा रिजिया। ओ एक्वा रजिया, सॉरी, रॉयल वाटर नहीं, एक्वा फोर्टिस, सही बोला आपने, सॉरी। और तब ना जब हम उसमें HCl मिक्स करते हैं तब जाके वो गोल्ड और प्लैटिनम को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने NH3+O2 रिएक्शन में आगे क्या लिखा है NO के बाद? हाँ पूछो, क्या कह रहे हो? सर आपने NH3+O2 रिएक्शन में NO के आगे क्या लिखा है? वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, नाइट्रोजन का कंबस्शन होके NO बन रहा है, नाइट्रोजन की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है। पर ये तो हमने कॉम्प्रिहेंशन की, सॉरी, एक पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन भी किया था, तब भी ये चीज करवाई थी, अगर आपको ध्यान हो। अच्छा, अगर कोई पूछे कि इसे एक्वा फोर्टिस क्यों कहते हैं, ये इसलिए हम कह रहे हैं इसे बिकॉज नाइट्रिक एसिड कैन डिसॉल्व मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड की इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, बिकॉज इट कैन अलाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, जो अभी हम आज पढ़ने भी वाले हैं, सो दिस इज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एक्वा फोर्टिस। ओके, सर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखना है। मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए बताया है, वैसे कभी कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सर 63% वाला फिगर भी याद पढ़ना है। 63% का फिगर नो ठीक करो, 68% है, ये फिगर पता होना चाहिए। और इसका रीजन कोई आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन बनाता है, आपको एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन करवानी पड़ती है। और आपने एजियोट्रोप्स के बारे में पढ़ा था कि आप उनको एक सर्टेन लेवल तक की प्योरीफाई कर सकते हो। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से आप इनको पूरी तरह सेपरेट नहीं कर सकते, दे फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ द नेगेटिव डेविएशन। और जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन बना करते थे, शो करते हैं, वो हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते थे। तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप में आप उनको 68% से ज्यादा लेवल तक आप इससे ज्यादा प्योरीफाई नहीं कर सकते। ओके, अब नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई इसकी प्रेपरेशन। सो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड का पहला प्रॉपर्टी, इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एज एन एसिड इट कैन लूज H+ इन वाटर, एवरीवन नोस। तो अगर आपको इसकी रिएक्शन किसी ने पूछ ली
कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करना है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। लेट्स से वी आर टेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी आर अलाउइंग इट टू रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, its reaction with sodium bicarbonate। एसिड बेस हो जाएगा। बिल्कुल, this is acid base reaction। metal oxides are base, this is a base, carbonates are base, alkali metal के compounds basic हैं, bicarbonates amphoteric है, पर क्योंकि ये acid है now it will have to play the role of a base। तो क्या बनवाऊं बताओ आपस में इनकी रिएक्शन करवा के? कैल्शियम Very नाइट्रेट। common नाइट्रेट calcium nitrate, acid base reaction, salt and water। All nitrates are soluble in water or not? Yes, sir. All nitrates Yes, are sir. soluble except AgNO2, silver nitrite। तो नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड में कैल्शियम ऑक्साइड, this is acid, metal oxides are base, acid base reaction forming salt and water। Very common reaction। सोडियम This will नाइट्रेट। lose OH Sodium minus nitrate। base, बिल्कुल सोडियम नाइट्रेट। Again acid will lose H plus, सोडियम carbonate नाइट्रेट will gain H प्लस plus, CO2। तो ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट plus H2CO3 which can decompose to form water and CO2। So nitric acid will produce CO2 vapors, CO2, it will release CO2 gas when you heat it with a carbonate salt। Sodium bicarbonate, it will gain H plus, it is amphoteric in nature but it can behave like a base because it is a very strong acid। So it will lose H plus, it will gain H plus। So sodium nitrate and H2CO3 dissociating to form water and CO2। सर Na2CO3 वाली रिएक्शन में वो NaNO3 होगा ना? हाँ, NaNO3। सर और CaO के साथ हम लोग CaOH नहीं बना सकते? क्या बनाए? CaOH कैल्शियम होता है। हाइड्रोक्साइड। ये कैसे हाँ। कैसे बनेगा जरा बताना। वाटर में अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में कैसे? ये तो एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है ना, और ये तो फुली हाँ, तो फिर डिसोसिएटेड सॉल्ट पूरी है। तरीके से थोड़ा सा रिएजेंट बचा भी तो रहता है, तो फिर अच्छा, वो अगर CaO बेस बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच भी गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये छोड़ेगा? नहीं। ये तो एसिड है, फिर अल्टीमेटली तो सॉल्ट ही बनेगा। सो Yes, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं रहने वाला। अब कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं जो आप आने वाले टाइम में, आई डोंट नो अगर आपने बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ रिएक्शन पढ़े हैं, Ac2Ar मैकेनिज्म। यस सर। सर सब पढ़ Yes, लिया sir। बेंजीन तो का। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो आपने ये भी सुना होगा कि बेंजीन पर अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लो इन प्रेजेंस Yes, ऑफ sir। सल्फ्यूरिक एसिड, सर NO2 प्लस आता है। रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल प्लस NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, NO2 Yes, प्लस sir। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसे कुछ कहते भी थे, कौन सा मिक्सचर? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो आई थिंक दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, है ना। और इसी sir। तरीके से अगर मान लो मेरे पास टॉलुइन है, टॉलुइन, तो इसमें एक्सेस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया, पैरा पे NO2 आएगा। पैरा पे भी आ TNT सकते और तीनों जगह पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। TNT क्या होगा ऑर्गेनिक में? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। सर TNT। This is one of the very important compound which is used as a explosive material, explosive compounds में TNT पाउडर, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर ग्लिसरोल है या ग्लिसरीन, अगर इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, नाइट्रिक एसिड, सो यू कैन रिमूव वाटर, नाइट्रोग्लिसरीन बन जाएगा। टेक 3 moles of this। So if I take 3 moles of this, इसका H, इसका OH, it will get removed and it will form CH2ONO2। सर अल्कोहल और एसिड कैसे रिएक्ट करेंगे?
अल्कोहल और एसिड कैसे रिएक्ट करेंगे? अल्कोहल की नेचर एसिडिक है, पहली बात तो फिर से वही वाली चीज है। H+ सर अटैक करेगा वो। बिल्कुल, तो अल्कोहल अगर मीडियम एसिडिक है तो ये H+ की तरह काम करे और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाए, ये निकाल दे इसे। सो इट कैन फॉर्म ग्लिसराइल नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं इसे। NO2, NO या NO2, HNO3 है ना, हाँ। So removing the water HNO3, it will remove H and OH water, तो ONO2 आएगा। I don't know why फिर उन्होंने, हाँ ठीक है ठीक है। So this is nitroglycerin. Again one of the explosive material. So अगर मुझे मीडियम में से वाटर निकालना है, आई एम यूजिंग द सेम मैकेनिज्म जो आपने इसके लिए पढ़ा था। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखना पड़ेगा Yes, sir. टू जनरेट NO2+। ओके, मतलब इन शॉर्ट मेरे को ये बताना है कि नाइट्रिक एसिड की यूजेज जो है वो ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ी हुई है कि कभी सी एरोमेटिक कंपाउंड पे NO2 ग्रुप लेके आना हो तो नाइट्रो की सब्स्टिट्यूशन करवानी हो तो भी हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल, अगर नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट पानी में 6% हो, यानी कि 6% नाइट्रिक एसिड रिमेनिंग वाटर, इट इज कंसीडर्ड एज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और अगर ये 20% तक कंसंट्रेटेड है, रेस्ट इज वाटर, वी कंसीडर इट एज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और अगर ये 60% से ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, मैक्सिमम आप इसको 68% तक कंसंट्रेट कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। 60% से अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, सो दिस इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और जब इसके अंदर आप इतनी हाई कंसंट्रेशन में ले रहे हो ना, तो नाइट्रिक एसिड अकेला नहीं है, उसमें NO2 भी है, जिसको बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड में NO2 की कंसंट्रेशन भी सफिशिएंट है कि एक येलोइश ब्राउन लिक्विड बन चुका है, इट्स जैसे ही आप इसका ढक्कन खोलोगे NO2 बाहर निकलेगी, तो नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स, ऐसा लगता है जैसे नाइट्रिक एसिड में से कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, वेपर्स निकल रहे हैं, वो बेसिकली NO2 के हैं। तो वेरी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिसमें NO2 की कंसंट्रेशन एक डिसेंट अमाउंट में इसके साथ है, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। पर मैं इस कंसंट्रेशन का जिक्र क्यों कर रहा हूं? किसी मेटल के साथ इनफैक्ट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स ऑल। तो नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अलग अलग तरीके से होगी। जब भी रिएक्शन नॉन मेटल्स की नाइट्रिक एसिड के साथ होगी, आपको हमेशा यहां पर क्वेश्चन अब इनमें से आने वाला है। ये तो जस्ट एक मियरली मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी कवर हो जाता है। पर इनऑर्गेनिक में अगर मैं बताऊं तो आपको नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी नॉन मेटल या फिर कोई मेटलॉइड या मेटल का रिएक्शन हो गया, आपको ये जरूर पूछा जाएगा
लेकिन उसमें क्वेश्चन आपसे मेनली ये पूछा जाएगा कि जब नॉन मेटल से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है तो इसका खुद का क्या बनेगा प्रोडक्ट। मेटलॉइड के साथ इसे रिएक्ट करने से इसका खुद का क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्ट करने से इसका खुद का क्या होगा। तो आपने एक चीज हमेशा नोट कर लो, कोई भी नॉन मेटल की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ होगी तो प्रोडक्ट में NO2 गैस बनेगी। सेम हियर, NO2 गैस। Nitric acid, whenever reacts with non-metal and metalloid, it releases NO2. अब अगर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड से NO2 बन रहा है तो आप ये देखो कि नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, तो अगर ये +4 स्टेट में आ रहा है तो इट इटसेल्फ इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। तो बेसिकली ये नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम जब भी कभी नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसी नॉन मेटल या मेटल के साथ देखेंगे तो इट एक्ट एज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो या डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, इससे नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को कोई लेना देना नहीं। पर अगर आप मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो ना, तो नाइट्रिक एसिड से क्या बनेगा, बहुत कुछ बन सकता है। NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, अमोनिया बन सकता है, इट कैन फॉर्म N2। यहां चेक करो, नाइट्रोजन +5 से किस स्टेट में जा रहा है, +2, +4, -3, +1। और मेटल्स के साथ जब भी नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी, ये मैटर करता है कि नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है। क्या ये नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट लिया या डाइल्यूट लिया या कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया, इनफैक्ट हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है। सो कभी भी अगर आपसे कोई सवाल आया कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल मेटलॉइड मेटल से करने पर क्या होगा, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाइट्रिक एसिड किस कंसंट्रेशन में लेना है, सो दे विल प्रोड्यूस NO2। लेकिन मेटल्स के साथ it depends what is the concentration of nitric acid, what is the temperature, so metals के साथ different product बनेंगे। पर अब ये चीज आप हमेशा, एक मिनट, बट ये चीज आप हमेशा केयरफुली नोट डाउन करोगे क्योंकि आपसे ये चीज पूछी जाती है। अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। हमारे पास अगर नॉन मेटल की बात हो ना, लेट्स से मेरे पास अगर नॉन मेटल की फॉर्म में मैंने ले लिया कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, अगर मैंने इनकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवा दी, नाइट्रिक एसिड से तो NO2 बनेगी, पर आपको मुझे ये सिखाना है ये किस में कन्वर्ट होगा। इसको इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है, CO2। आप सोच रहे हो कि CO2 बनेगा, पर CO2 कभी भी यहां पर नाइट्रिक एसिड के साथ गैस फॉर्म में नहीं लिबरेट होगी, ये हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, क्योंकि साथ में वाटर भी बनेगा, तो साथ में वाटर भी बनेगा। वाटर तो हर रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट है, इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, नहीं, इट विल फॉर्म कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। हालांकि अगर आप इसे CO2 की फॉर्म में लिख दोगे कोई गलत नहीं है, नो वन कैन ऑब्जेक्ट, क्योंकि H2CO3 डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बना ही लेगा। इसी तरीके से अगर सल्फर के साथ आपने रिएक्शन की, सल्फर को हाईएस्ट स्टेट में लेके जाओ, कौन सी गैस बनवाऊं, अगर सल्फर को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक H2SO3 मैंने क्या बोला, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन तक लेके जाना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर SO3। और अगर SO3 वाटर भी डिसॉल्व कर रहा है, क्योंकि वाटर तो साइड प्रोडक्ट हर बार है, तो बताओ क्या बनेगा अगर ये वाटर भी डिसॉल्व कर दे, H2SO4। और हमेशा ये इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि H2SO4 की टेंडेंसी इजीली डिसोसिएट करके SO3 बनाने की नहीं होती, जैसे H2CO3 इजीली डिकम्पोज करता है। उसका कारण हम ये देते हैं कि कार्बन के ऊपर एक कार्बन पे 2 OH, मीडियम एसिडिक हो तो कभी नहीं टिकेंगे, लेकिन सल्फर हैंडल कर सकता है 2 OH।
इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड SO3 नहीं बनवाएगा। अब आप उसे रिपोर्ट यही करोगे, यानी कि आपके हिसाब से आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी बनने वाला ऑक्साइड होगा वो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा। आप फास्फोरस को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनवाओ, आपने कल पढ़े थे फास्फोरस को P4 और 4O10 और इसको वाटर में डिसॉल्व करवा दो, H3PO4 फास्फोरस +5 में ही रह जाएगा, H3PO4। आयोडीन को सॉल्यूशन में कौन सी स्टेट तक पहुंचाना है? +5 +5। तो मैं आयोडीन के, हैलोजन के IU6 तीन माइनस एन आयन है, IU3 ये माइनस देखो हैलोजन्स के ये 4 ऑक्सी एन आयन है। यहाँ पर हैलोजन +1 +3 +5 और +7 स्टेट में। सॉल्यूशन फॉर्म में इसको कहां तक पहुंचाना है? हमेशा हैलोजन को +5 तक। तो प्रोडक्ट में मैं क्या लिखूं? IO3 माइनस, बट मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में ये एनायन की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, एसिडिक मीडियम में H+ HiO3 बनवा देगा। तो अगर आप इसको P4 और 10 तक प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बहुत जेन्युइनली सोचा है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनने वाले ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल है, तो ये वाटर में डिसॉल्व कर जाएंगे। सो आपको कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, मैं एक बार चेक कर रहा हूं तो और भी कोई नॉन मेटल रह ना गई। फास्फोरस को तो बस उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड में बनाना है और बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा बात कर लेते हैं मेटेलॉइड्स की। तो ये हो गई स्टोरी सारी नॉन मेटल्स की। सर हम इसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा HNO3 को? कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन +5 में आ गया, अब उसकी क्या जान लेनी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में? कुछ भी नहीं होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड सर वो नॉन हेलाइट मेटल के ऑक्साइड डिसॉल्व ही होगा, वो डिसॉल्व ही होना है वाटर में। N2O5 बनता तो वो डिसॉल्व होकर HNO3 रहेगा। अब अगर मैं बात करूं मेटेलॉइड्स की, तो सेम काम करना है। अगर मेटेलॉइड्स में आपके सामने लेड आ गया, सॉरी लेट से आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, टिन आ गया, और रिएक्शन ले लेते हैं, लेट से सिलेनियम आ गया, टेलुरियम आ गया, मान लो इस तरह के कुछ कंपाउंड्स आ गए। अगेन सेम, उनको उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाना है। आर्सेनिक विल जस्ट बिहेव लाइक, इनमें से चेक करो किसके साथ। आर्सेनिक किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। आर्सेनिक बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे फास्फोरस। एंटीमनी बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे फास्फोरस। तो इनका अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या लिखूं? H3ASO4 आर्सेनेट। लाइक फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस हटा के आर्सेनिक ही तो लगाना है, सेम। अगला बताओ, व्हाट विल यू प्रेडिक्ट? एंटीमोनेट। एंटीमोनेट, वेरी गुड। पर मैं ये मान के चल रहा हूं साइड प्रोडक्ट आपको पता है NO2 निकल रही है, क्योंकि अगर इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसकी रिडक्शन हो रही है। टिन को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट टिन ग्रुप 14 का मेंबर SNO3 2 माइनस, वेरी गुड, SNO3 2 स्टेनाइट, क्योंकि ग्रुप 14 के मेंबर दो तरह के एनाइन बनाते हैं, AO2 स्टेनेट होगा ना, AO3 2 ग्रुप 14 के मेंबर दो तरह के ऑक्सी एनाइन बनाते हैं, AO2 2 AO3 2 अगर यहां पर मैं चेक करूं A का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा है, चेक करो, +2 प्लस 2 और यहां देखो +4 इनको हाईएस्ट स्टेट में पहुंचा दो +4 तो स्टेनेट। अब इसमें से ये मीडियम एसिडिक है तो इसको क्या दे दूं? नाइट्रिक एसिड, H2SNO3। कल मैंने इसका नाम बताया था आपको, कल मैंने इसका नाम बताया था। नहीं, कल मैंने इसका नाम बताया था, सोचो। वेरी गुड, मेटास्टेनिक एसिड। क्योंकि स्टेनिक एसिड तो ये था +4 स्टेट में, ये है स्टेनिक एसिड। और अगर मैं इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं, चेक करो क्या बनेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल SNO3। तो अब इसके नाम के आगे प्रीफिक्स क्या लगेगा?
मेटास्टैनिक मेटास्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड, दिस इज स्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड। सिलेनियम विल बिहेव लाइक व्हाट, चेक करो। Sulfur. सिलेनियम किस फैमिली का है? सल्फर, सल्फर। टेलुरियम किस फैमिली का है? सल्फर, Same. सल्फर। Sulfur. सेम इसी तरीके से ले जाओ, बनाओ इनके साथ एक्सपेक्टेड। SeO4 माइनस, TeO4 माइनस, बिल्कुल टेलुरेट। तो HNO3 का नॉन मेटल और मेटेलॉइड के साथ रिएक्शन में नॉन मेटल उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। H2 सॉरी H2SeO4 H2TeO4। अच्छा अब सुनो ध्यान से, टेलुरियम ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम में डाउन द ग्रुप आते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे लगेगा? Tellurium. Tellurium. तो टेलुरियम +6 स्टेट में न रह के किस स्टेट में रहना पसंद करेगा? 4, +4, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घट जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरह। तो टेलुरियम में हम यहां बनवाएंगे H2TeO3। सिलेनियम में भी अगर आप यहां पर H2SeO3 लिख दो तो कोई गलत नहीं है, दोनों चलेंगे, क्योंकि सिलेनियम पर भी रीजनेबल अमाउंट से इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो वो भी +4 स्टेट में जाने की टेंडेंसी हमेशा ज्यादा दिखाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हमें ऑक्सीजन फैमिली तो पढ़नी है। सल्फर +6 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, सिलेनियम +4 में मोर स्टेबल है +6 से, टेलुरियम तो +4 में ही। तो इसलिए यहां पर आप दोनों बनवा सकते हो। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए तो +4 स्टेट तो उसे गलत नहीं बोलना, +6 आपने प्रिडिक्ट कर लिया बिकॉज आपने सल्फर पढ़ के रखा था। सो नथिंग अनएक्सपेक्टेड, यू आर राइट, बट आपको पता होना चाहिए कि सिलेनियम की +4 स्टेट टेलुरियम की +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +6 के कंपैरिजन में। इनके नाम क्या होंगे? सल्फर की +6, अरे आप नाम खुद बताओ, व्हाट डू यू नेम इट? अगर किसी ने ऐसे पूछा आपसे इन दोनों का नाम आता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। तो अब इसका नाम बनाओ, सिलेनस सिलेनिक, सेम सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, सिलेनस सिलेनिक। तो इसका नाम बताओ क्या रखोगे? टेलुरियम की ऑक्सीडेशन नंबर, टेलुरस एसिड, टेलुरस एसिड। सो नॉन मेटल मेटलॉइड्स के साथ जब भी रिएक्शन होगी NO2 गैस साइड प्रोडक्ट निकल रहा है हमेशा, पर NO2 को भूलना नहीं। हाँ, अब एक कोई गर्ल स्टूडेंट मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी इसमें से। सर नॉन मेटल और मेटेलॉइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें नॉन मेटल उसको इलेक्ट्रॉन देगा, देखो क्या हो रहा है, उससे लेगा, तो हाँ। उससे क्या होगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बट बढ़ेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ठीक है, फिर तो वो तो रिएक्शन अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा ही ना। नाइट्रिक तो एसिड में बढ़ाने नाइट्रोजन तो हाईएस्ट घटा स्टेट में देगा। वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसको तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाना पड़ेगा, तभी तो +4 में आ रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? इसकी खुद की क्या होगी? रिडक्शन। तो ये +5 से +4 में आ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इन सब से। यानी कि यूजुअली नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, पर जब नाइट्रिक एसिड आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन सब से। और नॉन मेटल से ज्यादा इवन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि नॉन Okay. मेटल की कोई कंपाउंड इससे भी ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर तो नहीं हो पाएगा ऐसा। फिर तो नहीं हो पाएगा, पर ऐसी कोई है ही नहीं नॉन मेटल जिसको ये बख्श दे। बेसिकली क्या हो रहा है, मैं अगर अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड डीकंपोज करके वाटर NO2 और ऑक्सीजन रिलीज करता है एटॉमिक। ये ऑक्सीजन अगर किसी ने भी गेन कर ली, नॉन मेटल ने या मेटेलॉइड ने या किसी मेटल ने, इसका छोड़ा हुआ ये ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ऑब्वियसली नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। जो भी मेटलॉइड होगी उसका ऑक्साइड बन जाएगा। और ये सब वाटर में डिसॉल्व कर जाएंगे, इसलिए अपने ऑक्सी एसिड्स बना रहे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक,
मेटलॉइड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर. जिन मेटल ऑक्साइड जिन मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होंगे, दे विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म देयर ऑक्सी एसिड्स. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो अगर मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके बेस बनाएगा तो फिर नाइट्रिक एसिड उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन कर देगा. इसलिए मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड तो बना लेगा. मेटल हाइड्रोक्साइड की नेचर बेसिक है, बेस के साथ फिर ये एसिड बेस रिएक्शन कर देगा. बट मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नाइट्रिक एसिड से रिलीज होने वाला ऑक्सीजन वो इन सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है. बीच में इनके ऑक्साइड जरूर बने उस रिएक्शन के दौरान, पर बनने वाले ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व करके ऑक्सी एसिड बना रहे हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. अब मेटल्स के साथ क्या करना है ये आपने अब एक सीरीज की फॉर्म में समझना, और ये मान के चलना नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन हो सकता है आपको ना पूछी जाए, पर मेटल के साथ रिएक्शन ना पूछे ऐसा कभी नहीं हो सकता. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, एक्सट्रीमली. तो मैं सबसे पहले यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले लिखवा रहा हूं. विच मेटल्स बिकम्स पैसिव अगेंस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? जिन क्वेश्चंस को मैंने पहले तो ये मान के चला, नोट्स में मैंने जब भी कभी आपको कोई पैराग्राफ की फॉर्म में अननोन एबीसीडी ढूंढवाए या कोई क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं जो नोट्स में है, वो तो कभी नहीं छोड़ने, वो पढ़ने हैं अच्छे से. तो पहले तो यहां पर अब हम एक लिस्ट बनाने लगे, कौन कौन सी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के अगेंस्ट पैसिव रहेंगी. Any something if you know? Lithium. No, लिथियम नहीं. आप ये चीज पढ़ चुके हो एस ब्लॉक. सिल्वर. नो. बेरिलियम. बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? एल्यूमिनियम. बेरिलियम का एल्यूमिनियम, Aluminium. आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड क्रोमियम. इन मेटल्स के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो पाती. तो पहले तो ये चीज नोट करो. सर सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ, इसको- ये सब के साथ किसी और नहीं होना चाहिए ना. देखो वो पैसिविटी की बात अलग हो रही. हम ये कह रहे कि पैसिविटी का मतलब क्या है, अभी मैं समझा रहा हूं. पहले आप इसको एज ए राइम नोट करो. पहले तो बेचारा बेटा- आदमी फिर से बेटा कोई निकालो कचरे से आलू. बेटा से बीई, को से कोबाल्ट, निकालो से निकल, कचरे से क्रोमियम, आलू से एल्यूमिनियम. आयरन रहेगा. रह गई ना, एक मेटल रह गई, आयरन. आयरन. ठीक है. कोई हाँ, आयरन अच्छा, वाला आलू. फेंके हुए आलू. फिसे हुए आलू. फिसे हुए आलू. फिसे हुए मतलब मतलब जो गल गए होते हैं, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से पड़ चुके हैं. बेटा कोई निकालो कचरे से फिसे हुए आलू. बेटा तो कोई ये भी आलू हो सकता था, कचरे में फेंके हुए आलू. ओके. अब पहली बात तो ये समझो पैसिविटी का मतलब क्या है. अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर नाइट्रिक एसिड जब भी कभी रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, ये वाटर, NO2 और ऑक्सीजन रिलीज करता है. इसका छोड़ा हुआ ऑक्सीजन मेटल ने अगर गेन कर लिया तो मेटल ऑक्साइड बनेगा. अब अगर ये मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा.
मेटल ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि ये मेटेलिक कंपाउंड्स हैं तो इनकी बेसिक नेचर है, तो बेस के साथ एसिड की रिएक्शन होगी तो नाइट्रेट बन जाएगा। वीक बेस होता है। इन शॉर्ट, इन जनरल किसी मेटल का नाइट्रेट बनेगा अगर आपने उस मेटल के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा दी। पर इन मेटल्स में ये सब नहीं होगा क्योंकि इनका बनने वाला ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल, इट डज नॉट अलाउ नाइट्रिक एसिड टू रिएक्ट विद देम, क्योंकि इन ऑक्साइड्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर नाइट्रिक एसिड को इसके साथ रिएक्ट होने से रोकती है, इसकी इनर्टनेस है। जिन मेटल ऑक्साइड की इनर्टनेस है या जिन मेटल ऑक्साइड्स की लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई, दे आर वेरी स्टेबल। तो जैसे मान लो कि ये पेन है बेरिलियम का सपोज, तो मैंने इसको नाइट्रिक एसिड में डाल दिया, तो पहले टॉप सरफेस पे रिएक्शन हो गई, टॉप सरफेस पे जैसे बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, अब नाइट्रिक एसिड टॉप सरफेस वाली बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर को तोड़ के अंदर वाले पार्ट के बेरिलियम को रिएक्शन में नहीं हिस्सा लेने दे सकता। इसलिए अगर मेरे पास कोई कंटेनर है एल्यूमिनियम का, मैंने ये बात क्लास में पहले भी कभी की, और अगर यहां नाइट्रिक एसिड आपने ले लिया, तो अगर यहां एल्यूमिनियम का एल्यूमिना बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो Al2O3 की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ अब फर्दर नहीं होगी, अंदर लेयर बन जाएगी एल्यूमिना की। तो जो लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, वो जो नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में, अब नाइट्रिक एसिड इस लेयर को तोड़ के अंदर तक डीप एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं कर सकता। इसलिए एल्यूमिनियम कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को स्टोर किया जा सकता है। जिन मेटल के ऑक्साइड्स दे आर वेरी स्टेबल, दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। अब यहां पर एल्यूमिना की लेयर बन गई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन फिर कैसे क्यों स्टोर करेंगे? क्या स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा ना। होने दो। अगर आपने कोई और मेटल ली होती वो तो पूरी गल जाती। आप ले क्या सकते हो कंटेनर, या तो मेटल का या नॉन मेटल का या मेटलॉइड का। नॉन मेटल को नाइट्रिक एसिड ने छोड़ना नहीं, मेटलॉइड को छोड़ना है। आपके पास ऑप्शन क्या है, मेटल को यूज करना है। ग्लास कंटेनर ग्लास के साथ नहीं होगी रिएक्शन, डेफिनेटली ग्लास के साथ नहीं होगी। वो सो ज्यादा पॉइंट इज वो ज्यादा बड़ी है। सो आपको पूछा जाता है कि अगर हमें कोई मेटल के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को स्टोर करना है, यू कैन टेक देम। आयरन का जब ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, ऑक्सीडेशन जरूर होगी मेटल की, पर मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा हायर स्टेट में, वो मेटल का ऑक्साइड फर्दर इसे रिएक्ट करने से रोकता है, ताकि वो प्रोटेक्टिव लेयर एक बार बन गई तो जो डीप पार्ट है, डीप पार्ट में मेटल का करोजन होने से बच जाएगा। सो metal oxides, if they are very stable or inert towards reaction with concentrated nitric acid, act as protective layer which does not allow nitric acid to react with metal। इसको बोलते हैं पैसिव हीट होना, जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा फिर। और ऐसे कौन कौन सी मेटल्स हैं जो अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक के अगेंस्ट? ये सारी मेटल्स। अब यहां पर मैं एक लिस्ट लिख रहा हूं। ग्रुप 1 में अगर अल्कली मेटल की मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। ग्रुप 10 में जिंक। ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम।
13 में अगर मैं डी ब्लॉक में आ ही गया हूं तो डी ब्लॉक में आपको ये मालूम है डी ब्लॉक की जो पहली सीरीज उसके 10 एलिमेंट आपको मालूम है, स्कैंडियम से जिंक यस तक सर, की। यस सर स्कैंडियम, नाम टाइटेनियम, लो, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, वेरिडियम क्रोमियम मैंगनीज मैंगनीज, कोबाल्ट आयरन, निकल कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर, जिंक। जिंक। कॉपर जिंक। तो क्रोमियम से जिंक तक एक्सेप्ट कॉपर। अभी आ रहा हूं कॉपर को भी लेके। ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम, ग्रुप 14 में टिन, लेड। अब मैं इसके बाद लिख रहा हूं हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, अब ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने एक्चुअली कोशिश की थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल को पैरेलल लेके चलूं। यहां पे मैंने, हाँ, पहली बात तो जिन मेटल्स को मैंने लिस्ट में लिखा ना, आपके मन में अगर ये डाउट है कि मैंने ग्रुप 1 में रुबिडियम, सीजियम नहीं लिखे, ग्रुप 2 में बेरिलियम, स्ट्रोंशियम नहीं लिखे, वो मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उनसे रिलेटेड सवाल नहीं आता। आपको सवाल जिन मेटल्स पर आएगा मैंने उनकी सबकी लिस्ट बताई, इसलिए मन में ये मत डाउट रखना सर आपने रुबिडियम, सीजियम नहीं लिखा, आपने बेरिलियम और स्ट्रोंशियम नहीं लिखा। बेरिलियम के बारे में वैसे मैं बता चुका। अगर मैंने भले स्ट्रोंशियम नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो वैसे बिहेव करेगा जैसे ही बाकी कर रहे हैं। रुबिडियम, सीजियम वैसे बिहेव करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। डी ब्लॉक में आपको कोई राइम की फॉर्म में नहीं ध्यान रखना, आपने सीधा रखना है एटॉमिक नंबर 24 से लेके 30 तक। अगर आप ये सोचो कि कॉपर एक्सेप्शन नहीं है, मैंने उसको लास्ट में लिखा अलग से। क्यों लिखा है? क्योंकि ये वो मेटल है जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल है, पर कॉपर लिया है, मैंने काउंट किया है। बेसिकली 24 से 30 तक की सारी एलिमेंट्स। एल्यूमिनियम के बारे में हम बात कर चुके। टिन, लेड ग्रुप 14 में से हाइड्रोजन से नीचे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेस रिएक्टिव मेटल्स है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। वैसे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, पर मैंने उन्हीं को काउंट करवाया जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी एलिमेंट्स मैंने टिन से पहले लिखे, टिन से पहले, मैं लेड को भी इधर लेके जा रहा हूं। लेड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बट इसको मैं अलग कर रहा हूं। नंबर वन मैग्नीशियम और मैंगनीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे। वेरी डाइल्यूट का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन 6%। तो ये मेटल्स वैसा बिहेव करेंगी जैसा मेटल्स को करना चाहिए। मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो सिंपल मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन H+ गेन करेगा, और H+ ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या H2 बनेगा? गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सिंपल रिएक्शन, नथिंग अनएक्सपेक्टेड, कि मेटल कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन यू रिएक्ट देम विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी, आपको कोई नहीं पूछने वाला। मैं जितना बताने वाला हूं ना, क्वेश्चन वही आएगा। बाय चांस अगर किसी ने पूछ भी लिया कि इससे ज्यादा कंसंट्रेशन लेने पर ये भी पैसिव हो जाएंगे, जैसे ये पैसिव हुए, अगर मैंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया ये भी पैसिव हो जाएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन इन्हीं पे आएगा कि मैग्नीशियम मैंगनीज कैसे बिहेव करते हैं। दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया तो इनका भी बिहेवियर वैसा ही होगा जैसे ये है, यानी कि ये अपना ऑक्साइड बना के प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे। दे विल नॉट अलाउ द मेटल टू रिएक्ट। इसलिए यहां पर जब आपसे कोई पूछेगा ना कि क्या ये मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती हैं, आपने कहना नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि जो बनने वाली प्रोटेक्टिव लेयर है वो इन मेटल को बचा लेगी। तो इसलिए दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट।
इसलिए अगर किसी ने ऐसा पूछा क्या ये मेटल नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करती हैं, आप बोलोगे नहीं करती। अगर किसी ने पूछा क्यों नहीं करती, तो आप बोलोगे इनका ऑक्साइड पैसिव लेयर बनाता है। ओके, मैग्नीशियम मैंगनीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, अपना नाइट्रेट बनाएंगी। सिंपल रिएक्शन है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके छोड़े इलेक्ट्रॉन H+ ने गेन किए, H+ ने इलेक्ट्रॉन जब गेन किए तो हाइड्रोजन बना। मैग्नीज +4 में तो जा सकता है। मैंगनीज +2 में ही रहेगा जब तक मीडियम एसिडिक है, हमने पढ़ा भी है, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए। जब तक मीडियम एसिडिक है, एसिडिक नाइट्रिक एसिड के साथ है, तो वो हमेशा +2 में रहेगा, +4 में कभी नहीं जाने वाला। नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में वो हमेशा +2 तक ही स्टेबल रहेगा। अच्छा, अब जितनी भी ये मेटल्स मैंने लिखी हैं लेड से आगे यानी कि टिन से ऊपर, टिन को मैं बाउंड्री बना रहा हूं, बाउंड्री। अब जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो याद रखिए, ये सारी मेटल्स इनको मैं ऐसे रख रहा हूं, इनको ऐसे रख रहा हूं, कॉलम 1, कॉलम 1, ये बॉर्डर लाइन, ये कॉलम 2। कॉलम 1 की सारी मेटल्स कॉलम 1 की सारी मेटल डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अमोनिया गैस, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ N2O, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ NO2 गैस बनाएंगे। ये ऐसे ही याद रखना, वेरी डाइल्यूट में अमोनिया, सिंपल डाइल्यूट लिखा गया N2O, कंसंट्रेटेड में NO2। मैग्नीशियम और मैग्नीज हटाते हैं ना? वो हटा के मैग्नीशियम मैंगनीज का केस कर दिया मैंने डिस्कस आपके सामने, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैग्नीशियम मैंगनीज की, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम से लेके ऑलमोस्ट ये सारे। कभी भी अगर किसी ने पूछा क्या अमोनिया फॉर्म में रहेगा, नहीं। अमोनिया की नेचर क्या है? अमोनिया की नेचर बेसिक, तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। बताओ क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए अमोनिया हमेशा अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा बिकॉज इट्स अ बेस, इट विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट, N2O+H2। पर मैंने आपको इसको कुछ नहीं तोड़ के बनाना, क्योंकि आपको ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं कर रहे हो, इसको हीट नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आप सोल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन करवा रहे हो, ये अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में सॉल्युबल सॉल्ट बन के रहेगा। मैंने अमोनिया तक क्यों आपके सामने माइंड में आपको अमोनिया क्यों दिलवाई ध्यान में? बस आपको इतना पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक चेंज हुआ। ये देखो जरा, +5 से -3। कंसंट्रेट वेरी डाइल्यूट में +5 से -3, और नाइट्रोजन का लोएस्ट स्टेट ही -3। +5 से यहां चेक करो, +1, +5 से +4। यानी कि जैसे मैं नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूं, नाइट्रोजन की टेंडेंसी अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाने की टेंडेंसी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। डाइल्यूट मीडियम में इट विल, डाइल्यूट मीडियम में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके अमोनिया तक जाएगा। कंसंट्रेटेड करता जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लेकिन कम करेगा। इसका कोई रीजन नहीं पता, बट जहां तक मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। पानी जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बेटर हो जाएगा, मे बी शायद ये रीजन है, बट मैं ये श्योर नहीं। अच्छा, पर आपको कोई ये रीजन नहीं पूछने वाला, नहीं कुछ मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से नहीं। जो चीज आपको काम की है ना वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। आपको ऐसे पूछना उन्होंने, क्रोमियम when treated with dilute nitric acid produces which gas? और अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि इनका खुद का क्या होगा, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं,
तो इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इनको एनायन किसका दूं मैं जब इनकी रिएक्शन में नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट, तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा। यानी कि जिस भी मेटल से आप रिएक्शन करवा रहे हो उसका नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में ये गैस। और आपसे ये ज्यादा पूछा जाता है, इतना ये नहीं पूछा जाता। तो अमोनिया हमेशा अमोनियम नाइट्रेट बनाई गई, ये रटना नहीं है। अमोनिया बेस है, एसिड के साथ एसिड बेस भी करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन होने से मेटल नाइट्रेट बनाना है। मैग्नीशियम और मैंगनीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, बट दे विल नॉट react with concentrated or dilute nitric acid. They react with only with very dilute nitric acid. So जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं ये सब वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनिया, डाइल्यूट के साथ N2O, कंसंट्रेटेड के साथ नाइट्रिक एसिड। अब टिन का केस बॉर्डर लाइन पे जो है, सर डाउट है, कोई डाउट नहीं, चाहे वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो चाहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी हो, इसने अमोनिया ही बनानी है। और कंसंट्रेटेड के साथ NO2। क्या आप अमोनिया को अमोनिया लिख के आओगे, अमोनिया की फॉर्म में लिख के आओगे? H4NO3। नहीं, अगर NH4 एसिड बेस रिएक्शन अमोनियम नाइट्रेट। सो जितनी भी जो भी एलिमेंट यहां पर आ गया बॉर्डर लाइन पे, टिन अकेला है तो वो N2O नहीं बनाएगा कभी। अब आ जाओ ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेड भले हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है पर गिनी वो लेस रिएक्टिव मेटल में ही जाती है। लेस रिएक्टिव मेटल के केस में कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. लेस रिएक्टिव मेटल्स कॉलम 2 में लाइक लेड और हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी। ये हमेशा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे या कंसंट्रेटेड। इनके केस में आपको कभी ऐसे नहीं पूछा, दे विल रिएक्ट इन बोथ, बट ये इनके साथ कभी भी आपको वेरी डाइल्यूट में नहीं पूछा जाता। They react only with dilute nitric acid and concentrated nitric acid. Dilute nitric acid में they will produce NO, N2O नहीं बनेगा। Concentrated में NO2। और इन मेटल का खुद का क्या होगा? जब नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन हो रही है तो इन मेटल्स की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको एनायन किसका दूं? नाइट्रेट। तो मेटल का अपना नाइट्रेट बन जाएगा। तो ऊपर जो लेड का नाइट्रेट बनेगा उसमें वो कौन सी स्टेट में होगा, +2 या +4? वो मैं एग्जांपल्स दूंगा। नो सर जो आपने SN वाला कराया। हाँ हाँ, चिंता ना कर, मैंने अभी इनके एग्जांपल्स करवाने, पेशेंस रखा कर बस। दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर कभी पूरी नाइट्रोजन फैमिली से कभी जेई मेंस को एक क्वेश्चन चुनना हो ना, वो इसमें से चुनेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी मेटल किस कंडीशन में क्या बनाएंगी। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब मान लो मैंने आपके सामने कुछ रिएक्शन दे दी और आपने प्रोडक्ट बनाने।
सर उसमें इसी में आपने पुलक वाला ये H2 डाउट। लिखा था। हाँ जी, हाइड्रोजन तो गैस है ना, वो मेटल थोड़े ना है। क्या बात करती है तो फिर पगली, उसका रिएक्शन क्या होगा वो? कुछ नहीं है। गैस थोड़ा ना नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रही है, हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए लिखवाया कि दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। लेड भले ही हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये मेटल ही नहीं है तो इसकी तो रिएक्शन ही नहीं बात हो रही, इसके रिएक्शन की क्या बात कर रही है। अब मान लो आपके सामने मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, टिन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ और लिख दिया डेल्यूट, ऐसे लिखा आगे, और ऐसे टिन का रिएक्शन दे दिया नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड। तो आपने जो चीज मेटलॉइड्स और नॉन मेटल में पड़ी वही काम करना है, इनको इनकी हाईएस्ट स्टेट तक पहुंचाना है, ऑक्सी एसिड बनवाने हैं इनके पहले, तो इनको इनके ऑक्सी एसिड्स बनवा दो पहले तो आपके हिसाब से ये क्या बनना चाहिए। NO3 माइनस। अब देखो यहाँ पर टिन की दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, +2 +4। अगर तो उन्होंने डेल्यूट लिख दिया तो लो स्टेट तक ले जाना है, कंसंट्रेटेड लिख दिया हाई स्टेट में ले जाना है। ये हो गया पुलक तेरे सवाल का आंसर, कि हमें कैसे पता लगेगा कि मेटल को कौन सी स्टेट तक ले जाना है। नॉन मेटल और मेटलॉइड के केस में चिंता नहीं करनी, कोई भी हो वो हाईएस्ट स्टेट तक पहुंचाना है उसको। और जब आपके सामने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड मेटल के केस में कभी क्वेश्चन आ गए तो फिर आपने क्या काम करना है, डाइल्यूट कंडीशन में मेटल को लोअर स्टेट में ले जाने, कंसंट्रेटेड में हायर स्टेट में ले जाने। तो अब इस चीज का आंसर दे दो, अगर लेड होता लेड तो आप क्या करते, लेड के केस में कब लेड को +2 फॉर्म में ले जाते और कब लेड को +4। डाइल्यूट में डाइल्यूट +2, में कॉन्सेंट्रेटेड में SN2 माइनस और SNO3 माइनस कंसंट्रेटेड में। कंसंट्रेटेड कंडीशन में लेड +4 और डाइल्यूट में लेड +2। मरकरी के कौन से दो स्टेट्स पॉसिबल है, मरकरी के +2 +1। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। Does mercurous in solution form exist like this? तो सर H2+। डाइमर बनाता है, ये डाइमर बनाता है। तो मर्क्यूरस कब बनवाना है, जब नाइट्रिक एसिड कैसा हो, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट। मर्क्यूरी कब बनवाना है, जब एसिडिक। तो ये आप अपने लिए एज ए ट्रिक की फॉर्म में लिख लोगे, मेटल का लोअर स्टेट रखना है सर और हायर स्टेट कंसंट्रेटेड। सेम वेरी डाइल्यूट में भी लोअर स्टेट, इससे लोअर में तो जाना ही नहीं है, उसके पास दो ही तो चॉइसेस हैं। लोअर स्टेट में क्या बनेगा? क्या बनवाना है उसका, ऑक्सी एसिड बनवाना है और क्या बनवाना है। ऑक्सी एसिड क्या है, इसका टिन के दो ऑक्सी एनाइन थे ना, SnO2 2 माइनस और SnO3 2 माइनस, क्या बनवाओ, SnO2 माइनस डाइल्यूट में SnO2 2 माइनस। मीडियम एसिडिक है तो इसको केटायन किसका देना है, इसी का H2SnO2 और यहाँ H2SnO3। ग्रुप 14 के ये दो ऑक्सीजन आयन, सर कार्बन यहाँ के लिए पर +2 स्टेट में, यहाँ +4 में है। कार्बन के लिए हरकत करनी है, कार्बन के लिए कौन सी स्टेट रखनी है हमेशा, नॉन मेटल वाली है ना वो। तो बिल्कुल ही स्टूपिड और वाहियात क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर अब मीडियम जब एसिडिक है, अब आगे मुझे ये बताओ नाइट्रिक एसिड में गैस कौन से रिलीज करनी, ये बताओ, काम कीजिए। टिन बताओ, बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन, टिन बॉर्डर लाइन पे था। अब अपने आप डिसाइड करो, अमोनिया और कंसंट्रेटेड में NO2, लेकिन अमोनिया फिर से रिएक्ट कर जाएगी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, अमोनियम नाइट्रेट। साइड प्रोडक्ट हर बार की तरह कौन रहेगा, वाटर। कर लोगे इस तरह के रिएक्शन। यस सर। सर मेटल नाइट्रेट बनना चाहिए था ना। देखो मेटल नाइट्रेट बनना चाहिए, पर हमें भूलना नहीं चाहिए टिन मेटलॉइड है, मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है टिन। टिन के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जिनके तो ऑक्साइड एम्फोटेरिक, ऑक्साइड्स वगैरह एम्फोटेरिक टाइप की हैं, वो हमेशा अपने ऑक्सी एसिड की फॉर्म में रह जाएंगे। सर डाइल्यूट है तो हम लोग उसको लोअर स्टेट में ले जाते हैं और कंसंट्रेटेड है तो हायर में ले जा रहे हैं।
अगर वेरी डाइल्यूट हुआ जैसे कॉलम 1 वाले में तो बोला था इसमें, नहीं, इसमें नहीं, पहले कॉलम 1 हाँ, वाला पूछा। कॉलम 1 वाले में क्या, वेरी डाइल्यूट मेटल का तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां भी ये रूल लग जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो मैंगनीज के केस में तो आपको बता ही दिया ना, मान लो मैंगनीज की रिएक्शन आ गई, क्रोमियम, हाँ आ रहे हैं, मैंगनीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट तब करेगा जब वेरी डाइल्यूट हो, और मैग्नीशियम मैंगनीज के लिए क्या चीज बोली है, दे विल डिस्प्लेस व्हाट फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर ओनली टू मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। ये तो सिंपल ही बड़ा है। अब मैं आपके सामने रिएक्शंस लिखूंगा, चिंता न कर पगली, शांत रख ले, सब्र कर ले, लिख रहे हैं हम धीरे धीरे, सब पे आ रही हैं। अब आपके सामने मैं लिस्ट ऑफ मेटल नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस करवा रहा हूं, आपने प्रोडक्ट गैस करने। जिंक with nitric acid very dilute, zinc with nitric acid dilute, zinc with nitric acid concentrated। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, चलो जिंक कॉलम 1 में था या बॉर्डर लाइन पे या कॉलम, कॉलम 1। तो पहले तो ये बताओ नाइट्रिक एसिड के साथ वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेट, क्या तीनों में रिएक्ट करेगा या सिर्फ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में रिएक्ट करेगा? तीनों में करेगा। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में रिएक्ट करना है तो कॉलम 2 में होना चाहिए। वेरी डाइल्यूट से भी अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल्स ही हो सकती हैं वो काम, वो भी रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में। तो सबसे पहले अब ये चीज बताओ, नाइट्रिक एसिड से क्या बनवाना है, वेरी डाइल्यूट में और डाइल्यूट में और कंसंट्रेटेड कंडीशन में? नाइट्रिक एसिड NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट कंडीशन में कौन सी गैस, N2O, कंसंट्रेटेड में NO। इस जिंक की स्टेबल स्टेट कौन सी, जिंक तो ऑक्सीडाइज होगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग +2, तो इसको एनायन कौन सा दो, नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। इनका नाइट्रेट बन जाएगा। मान लो अब जैसे यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया, अब अगर कोई ये कह देना कि इन दोनों में हमें मालूम है कि 10+2 स्टेट में भी है और 10+4 स्टेट में भी, मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, 10 उस लिस्ट में था जो मेटलॉइड्स की लिस्ट में जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते थे, जनाबे अली ने करीना संग पब में पंजाबी सॉन्ग सब बेकार गाए। अगर ये एम्फोटेरिक है इट विल परफॉर्म एसिड बेस रिएक्शन। अब ये डिसाइड करो कि यहां पर +2 और +4 में विच इज मोर बेसिक, तो दिस विल परफॉर्म रिएक्शन विद एसिड, दिस विल नॉट परफॉर्म। सो इफ इट इज लेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर छोटा है, इसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इट विल रिएक्ट विद द एसिड। अब ये बताओ एसिड बेस रिएक्शन जब होगी तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट कर दो इसको, इट विल लूज H, इट विल गेन, तो इसके OH और इसके H वाटर बन के निकलेंगे, तो साथ में क्या बनवाना है यहां पर बताओ, सॉल्ट कौन सा बनवाऊं, टिन का क्या कर दें, 10+2 स्टेट में एसिड बेस रिएक्शन करवाओ, एसिड विल लूज H+, इट विल लूज H+, ये अपने OH- अब देगा क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव करेगा। टिन का नाइट्रेट +2 स्टेट में एज इट इज स्टेनस नाइट्रेट, स्टेनिक नाइट्रेट डज नॉट एग्जिस्ट, वो हमेशा स्टेनिक एसिड की फॉर्म में, मेटास्टेनिक एसिड की फॉर्म में रहेगा। इसमें एसिडिक कैरेक्टर इतना है कि वो इसके सामने रिएक्शन ही देगा। तो इसी तरीके से जब लेड भी आ जाएगा +2 स्टेट में और +4 में,
तो लेड +2 स्टेट में मोर ओवर इट्स मोर लाइक बेसिक एज कंपेयर टू दिस, so that can react with nitric acid form lead nitrate. Is that clear to everybody? Yes, sir. डाउट यहां तक किसी को डाउट? श्योर? अब अगला काम करके दिखाओ आयरन के साथ। वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। आयरन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं? +2 एंड +3। ये कैसे पता लगेगा कि आयरन को +3 में ले जाना है या +2 में ले जाना है? कंसंट्रेटेड प्लस की डाइल्यूट में प्लस। कंसंट्रेटेड में +3, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट में +2। प्रोडक्ट बनाओ, रिएक्शन करो अपने आप। बताओ क्या क्या कर लिखोगे रिएक्शन में? NH4NO3 FeNO3 whole twice आयरन को +2 स्टेट में रखना है। फेरस नाइट्रेट FeNO3 whole twice और वाटर। यहां पर क्या होगा? ये सेम रहेगा, सेम, ये तो बनेगा ही बनेगा। और साथ में N2O कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में NO2 लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज करके कौन सी स्टेट में ले जाऊं? फेरिक नाइट्रेट। कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे? मान लो कॉपर आ गया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कॉपर हमेशा +2 फॉर्म में रहेगा। एसिडिक कंडीशन में कॉपर +1 स्टेट में कभी नहीं आएगा किसी एसिड के साथ। बाय चांस आपको क्यूप्रस भी होता है, क्यूप्रिक भी होता है, एसिडिक कंडीशंस में कॉपर हमेशा +2 फॉर्म में रहेगा, हमेशा। तो प्रोडक्ट बनवा के दो, क्या करवाना? स्टेबल तो +1 होता है ना। ये ध्यान रखना है, ज्यादा स्टेबल होता है पर एसिडिक कंडीशंस में नहीं। एसिडिक कंडीशन में ये जब नाइट्रिक एसिड बैठा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई उम्मीद भी नहीं करेगा कि ये +1 स्टेट में रह जाए। +1 को भी वो 0 +2 तक ले जाएगा हमेशा। बनवाओ रिएक्शन का प्रोडक्ट। क्या लिखूं? कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट। बस फर्क कहाँ आएगा? कौन सी गैस बनवानी है? डाइल्यूट। कॉलम 2 में लेस रिएक्टिव मेटल NO और NO2। मरकरी आ गया, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। मरकरी की स्टेट्स +1 +2 बोथ। मरकरी +1 +2 बोथ। तो कहां +1 और कहां +2? डाइल्यूट के साथ डाइल्यूट में मरकरी +1 में और कंसंट्रेटेड में मरकरी +2 में। डाइल्यूट कंडीशंस में कौन सी गैस? NO2 कॉलम। डाइल्यूट में NO और कंसंट्रेटेड में NO2। अब प्रोडक्ट बनवाओ, क्या बनवाना इनके साथ? Hg2NO3 whole twice वेरी गुड, वेरी गुड। मरकरी +1 सोल्यूशन में एग्जिस्ट लाइक मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस नाइट्रेट। और इसके साथ मर्क्यूरिक नाइट्रेट। सर कॉपर में कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ वो +3 में नहीं रहेगा। कॉपर की +3 स्टेट कौन से जमाने में हो? कॉपर हमेशा यस मैंने तो शायद कभी बात भी नहीं की कॉपर +3। तो नीचे यहाँ पे फेरस नाइट्रेट आना चाहिए ना। किसमें?
नीचे आपने फेरस नाइट्राइड लिख दिया है। आयरन +3 स्टेट में होगा ना। ओके 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 सॉरी, नाइट्रेट। अब लास्ट metal which get dissolved in nitric acid only when we have HCl along with it। जिस चीज को आप काफी टाइम से एक्वारिज रिकॉल करो, एक्वारजिया। एक्वारजिया में नाइट्रिक एसिड और HCl किस 1:3 रेशो में लिया जाता है? 3:1। कौन सी मेटल एक्वारजिया में डिसॉल्व होंगी? प्लैटिनम, प्लैटिनम। इनर्ट मेटल रोडियम। इनर्ट मेटल्स gold, platinum, rhodium type inert metals, they get dissolved only in aquaregia। साथ में इरिडियम भी आ सकता है, पर रोडियम इरिडियम पे क्वेश्चन आपको बहुत रेयर है, कोई पूछे ना पूछे, बहुत रेयर। अब सुनो यहां पर क्या करना है काम। यहां पर मुझे आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म समझाना। रेशियो 1:3 था। 1:3। नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट्स, HCl 1 पार्ट। इनके साथ कभी भी जब रिएक्शन होगी नाइट्रिक एसिड विद HCl के साथ, तो यहां देखो ध्यान से रिएक्शन कैसे होगी। पहले नाइट्रिक एसिड और HCl मिलके हमेशा NOCl बनाते, NO+ Cl-। ये मिलके हमेशा नाइट्रोसिल क्लोराइड बना देंगे। NO+ will take electron from metal, metal will lose electron, तो NO+ क्या बन के निकलेगा? सॉरी, NO और फिर ये contact आने पे NO NO2 गैस, NO गैस बन के निकलेगी और NO की फॉर्म में ही रहेगा वो। NO2 नहीं बनवानी इन मेटल्स के साथ, इनर्ट मेटल के साथ। तो जब भी इनके साथ रिएक्शन होगी नाइट्रिक एसिड और HCl की, हमेशा NO गैस बन के निकलेगा और इसका छोड़ा हुआ ये जो क्लोराइड है ये मेटल के साथ क्लोराइड बनाएगा। सो रिएक्शन कैसे होगी? नाइट्रिक एसिड प्लस HCl, नाइट्रिक एसिड will dissociate to form water, NO and oxygen। NO HCl के साथ मिलके NO+ और Cl-। आप इतना डिटेल में मत करो, आप कंफ्यूज ही होगे, सीधा ऐसे ही याद रखना कि NOCl बनेगा, NO+ will gain electron from the metal और साथ में Cl- है, ये मेटल का क्लोराइड बनवाएगा। पर जब भी मेटल को पहुंचाना है, मेटल को उसकी हाईएस्ट स्टेट तक पहुंचाना है, हाईएस्ट स्टेट, गोल्ड की हाईएस्ट स्टेट, गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, रोडियम। प्लैटिनम की हाईएस्ट स्टेट है +4, गोल्ड की +3, इरिडियम अगेन +3, रोडियम +3। इनके क्लोराइड बनवाने हाईएस्ट स्टेट में, क्या बनवाओगे? गोल्ड क्लोराइड। अगर ये गोल्ड है, प्लैटिनम है तो PtCl4। पर क्योंकि ये डिसॉल्व हो रही है ना मेटल, these metal get dissolved in aquaregia, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनवा रही है और कॉम्प्लेक्स इनका HCl के साथ बनेगा। HCl हेल्प टू फॉर्म, HCl का यूज बेसिकली ये है कि HCl इन मेटल के क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त डायरेक्ट एडिशन करनी है। क्या कॉम्प्लेक्स बनवाना है? HCl विद गोल्ड क्लोराइड फॉर्म कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म HAuCl4। प्लैटिनम के साथ H2PtCl4। आप प्लैटिनम, सॉरी PtCl6, प्लैटिनम +4 स्टेट में रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर रेजोनेंस के टेस्ट में।
ये क्लोराइड्स के फॉर्म में जरूर आएंगे, पर ये क्लोराइड की फॉर्म में रहेंगे नहीं. HCl will make complex of these, and that's why these metal dissolve. So in short, एक्वा रजिया में काम की चीज आपको पता होनी चाहिए. इन एक्वा रजिया काम की चीज है NOCl, which is NO plus and Cl minus. ये बना कैसे? It act as oxidizing agent. जहां मुझे मैकेनिज्म नहीं ना बताना, मैं जरूरी नहीं समझ रहा. हर चीज समझ भी लेगा अल्टीमेटली, तो तुझे काम की चीज यही पूछी जाएगी, तब मैं देख लूंगा कितना याद रहता है. जहां काम का होगा मैकेनिज्म मैं जरूर बताऊंगा. ओके. तो NO प्लस और Cl माइनस में NO प्लस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करके NO गैस बनाएगा साथ. तो यहां पर हर बार साइड प्रोडक्ट NO. HCl का काम क्या है? एक तो ये Cl माइनस मेटल के साथ क्लोराइड बनवाएगा, पर मेटल क्लोराइड के साथ HCl लेने का पर्पज है कॉम्प्लेक्स बनवाना. प्लैटिनम की हायर स्टेट +4, गोल्ड की +3. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर हाँ, वाली देखो इनर्ट वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनर्ट मेटल्स पे वो ट्रिक यूजुअली लगती भी नहीं है. इनर्ट मेटल ना होती तो मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि आपके हिसाब से आप कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट कुछ हद तक कर सकते थे. ओके, तो अब मेरा वो लास्ट वाला पार्ट जो मैंने पिछली क्लास में कहा था, मुझे रिमाइंडर दे देना जो काम की चीजें अब बतानी है. बिल्कुल, फॉस्फीन के बारे में. फॉस्फीन, स्मोक स्क्रीन, होम सिग्नल, हाँ. ड्राइंग ऑफ वन बाय वन करेंगे. सो नाउ अपनी कॉपी में ऐसे लिखोगे मिसलेनियस. बट ये जो भी हम कर रहे हैं ये जेई मेंस के लिए काम कर. सबसे पहले पता होना चाहिए फॉस्फीन इज कलरलेस, रॉटन फिश स्मेल. इसके लिए गार्लिक स्मेल भी लिखा मिल सकता है. सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में भी सब में सॉल्युबल है. प्रीटी मच सॉल्युबिलिटी इसकी ठीक ठाक है. फॉस्फीन अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आ गया तो ये एक्सप्लोड करेगा. फॉर एग्जांपल, फॉस्फीन अगर क्लोरीन के साथ आ गया तो क्लोरीन इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बना देगा HCl और फास्फोरस बनेगा साथ में. यही फॉस्फीन के सामने अगर N2 आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो N2 गैस, फास्फोरस और वाटर, तो इट विल ऑक्सीडाइज दिस टू फॉर्म फास्फोरस. यानी कि फॉस्फीन की ऑक्सीडेशन अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा रहे हो तो फास्फोरस तक आपके पास बना हुआ आपको मिल सकता है. बट दिस इज, ये उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, पर ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ भी सकते हो मेरी तरफ से, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं खुद बोलूंगा कि यार मत करो, छोड़ दो. आप ये भी करवा सकते हो. अगर आपके माइंड में यहाँ पर एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर अगर फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, बताओ. अभी हमने किया भी था कुछ दिन, कल परसों, फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलके PCl5, तो आप इसको PCl3 भी रिपोर्ट कर सकते हो, PCl5 भी रिपोर्ट कर सकते हो. सो जरूरी नहीं है कि आपने P4 तक किया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम ये सोचते हैं कि सर ने बीच में ही क्यों रोक दिया, आगे क्यों नहीं लेके गए. ले जा सकते हैं. तो क्लोरीन फास्फोरस के साथ मिलके बना सकता है ये काम. अब इसी तरह अगर यहाँ पे सपोज करो मैंने फॉस्फीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई होती,
तो आप खुद बताओ क्या गेस करते हैं? फॉस्फिन का कंबशन हो रहा है, कंबशन। P4O10. P4 और वेरी 10. गुड, P4O10 और वाटर तो P4O6 भी तो हो सकता है। P4O6 भी हो सकता है, पर ये वाटर के साथ कल हमने रिएक्शन की थी ना, वाटर में जब ये डिसॉल्व हो जाएगा फॉस्फोरस H3PO4 H3PO4। अब काफी हद तक रिएक्शन आपको प्रिडिक्शन वाली रेंज में आप आ चुके होने चाहिए इतनी रिएक्शंस करने के बाद। अब ऑब्वियसली फॉस्फोरस के साथ नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड नहीं बनता, इसलिए मैं इसकी रिएक्शन नहीं करवा रहा। आपको जब यहां पर पता था फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता, मैंने लिख दिया कि फॉस्फोरस के क्लोराइड्स बन सकते हैं, बट अगर नाइट्रोजन के साथ हुआ तो फॉस्फोरस रिएक्ट नहीं करेगा, यहां नथिंग विल हैपन। पर हाँ, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलके P2O5 बना सकता था, P4O10 बना सकता था, फॉस्फोरस वाटर के साथ मिलके H3PO4 बना सकता है। सो मैं ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पर फॉस्फोरस का वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस वाटर से रिएक्ट करता नहीं है। क्यों नहीं करता? फॉस्फोरस को तो वाटर में स्टोर करके रखते हैं, फॉस्फोरस को स्टोर ही वाटर में करके रखा जा सकता है। पर अगर कोई कहे कि मैंने हीट कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं फॉस्फोरस ऑक्सीजन से मिलके फॉस्फोरस का ऑक्साइड भी बना सकता था, P4O10 यहां भी आप लिख सकते थे। और अगर P4O10 बनता तो साथ में वाटर के साथ H3PO4 भी बनता। इसलिए आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी कि सर ने फॉस्फोरस को P4 तक ही क्यों रोक दिया। अगर फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनता P4O10 पॉसिबल, ट्रू। P4O10 का वाटर में रिएक्शन होके H3PO4 ट्रू। पर काम की चीज है N2 गैस बन रही है। तो मतलब क्वेश्चन में हिंट दिया वो क्या बना? बिल्कुल, क्वेश्चन में हमेशा हिंट मिलेगा, नहीं तो आप तो इतनी रिएक्शन है, आप किस किस को लर्न करते रहोगे, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं कोई बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी। सो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि N2 गैस बनाना चाहता है, क्योंकि N2 का बनना स्पॉन्टेनियस किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है। मतलब कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उससे N2 इज पॉसिबल। पर अगर मुझे इसको +1 से 0 में ले जाना है तो मुझे कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। फॉस्फोरस अपना लोएस्ट स्टेट में रोल प्ले कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। सो यू आर नॉट सपोज टू मग इट अप एनीथिंग। ओके, ये एक चीज थी। बेसिकली हमने यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसलिए बोल रहा हूं। फॉस्फिन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स अ विगरस रिएक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप हर रिएक्शन को मगअप करने की कोशिश करते हो। जब आपको ये थोड़ा अंदाजा ये लग गया ना, फॉस्फोरस -3 स्टेट में, लोएस्ट स्टेट में है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फॉस्फोरस को आप P4 तक बना दो। अगला हिंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनाना बना दो। क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा कि आगे क्या करना है। पर N2 गैस बन रही है ये पता होना चाहिए। सो फॉस्फिन का कंबस्शन नथिंग न्यू। और फॉस्फिन के कंबस्शन में P4O10 अगर बनेगा भी तो आपको मैंने ये भी बोला था कि जब फॉस्फिन बर्न करेगी P4O10 बनता है तो वो वोटेक्स रिंग बनाता जाता है। P2O5 वोटेक्स रिंग की फॉर्म में निकलेगा। यस। एंड दोस वोटेक्स रिंग्स जो बनते हैं वो धुएं में व्हाइट कलर के जो डेंस फ्यूम मतलब धुएं की फॉर्म में निकलता है, दैट इज यूज्ड एज ए स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन बना के उसको वॉर में यूज किया जाता है ताकि दुश्मन के सामने धुआं आ जाए और वो देख ना पाए दूसरी सेना को। तो फॉस्फिन के कंबशन से जब P4O10 बनता है तो इट रिलीजेस इन फॉर्म ऑफ वोटेक्स रिंग, और वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स के जो धुआं निकलता है वो विजिबिलिटी लोअर कर देता है। इसलिए इट इज यूज्ड एज ए स्मोक स्क्रीन in war gas during the war gas ne during the war. So P4O10 in form of P2O5 when releases as a vortex ring and resulting and appear as
dense white smoke which is used in wars as a smoke screen. आपने विग्रस एसिड लिख दिया। Its reaction is vigorous. सर तो इसको मतलब कि इसका इक्विपमेंट कैसा होता है कि कैसे उसमें से स्मोक वो होगी, मतलब कैसे केमिकल, वो लोग केमिकल ऑन द स्पॉट ले आके मिलाते थोड़ी ना होंगे? नहीं तो नहीं कोई नहीं 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 प्रिपेयर नहीं कुछ होता है ना? फॉस्फिन एक्चुअल में कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डाल के फॉस्फिन गैस बन जाए, एयर के कांटेक्ट में आके उसने एक फायर कैच कर लेनी। आपको ये भूलना नहीं चाहिए, मैंने क्लास में ये चीज बोली थी कि फॉस्फिन के साथ हमेशा इंप्यूरिटी डाइफॉस्फिन की होती है विच इज हाईली कंबस्टिबल। तो जैसे ये कंबशन करेगी तो इट विल अलाउ द फॉस्फिन टू बर्न। तो अगर इसका ध्यान हो तो मैंने डाइफॉस्फिन के बारे में कुछ चीज डिस्कस की थी क्लास हाईली में। इनफ्लेमेबल। बिल्कुल हाईली इनफ्लेमेबल। अच्छा, फॉस्फिन के बारे में एक और चीज, अब जब बात उठ रही है टाइम हो होलम गया। सिग्नल, मैंने अगर आज ना खत्म किया तो फिर उसके बाद आपका टेस्ट में ये काम नहीं मैं रख पाना चाह रहा, मैं इसको खत्म ही कर लूं। बस लास्ट ही है ये होलम सिग्नल में। होलम सिग्नल में मुझे इतनी चीज बतानी है, मैंने इसका एक टेलीग्राम पे वीडियो भी शेयर किया था, वीडियो जरूर देखना, और स्मोक स्क्रीन का भी मैंने वीडियो शेयर किया, आपको तभी फील आएगी कि ये स्मोक स्क्रीन कैसे बनता है। इसका वीडियो जरूर देखना, आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। होलम सिग्नल में क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर लिया जाता है शिप के अंदर। शिप में एक नीचे स्टोर रूम टाइप की जगह बना के उसमें ये डाल दिया जाता है, फर्श पे बिखेर देना है, फ्लोर पे। अब उस शिप के अंदर जहां भी फर्श पे इसको बिखेरना है, एक कंटेनर लेना है जिसके बॉटम और टॉप पे होल होते, छेद होते, उसको हम पानी में फेंक देते हैं। अब पानी उस होल के थ्रू कंटेनर में भरना शुरू हो जाएगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फॉस्फीन गैस बनेगी, और इसके हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बनेगा। जैसे ये फॉस्फीन धुआं बन के बाहर निकलेगा, एयर के कांटेक्ट में आके P2O5 बनाएगा, इट विल कैच फायर, और निकलने वाली हीट इथाइन को जला देगी। अब जब ये जलता है तो फ्लेम रिलीज करेगा, तो ऐसे दिखेगा समुद्र में एक जगह पे आग लगी हुई है, पानी के अंदर आग लगी हुई है, क्योंकि फॉस्फिन जब सरफेस पे आती है वाटर के, एयर से कांटेक्ट करती है, बर्न करती है, तो वो इथाइन को हेल्प करती है जलने में। तो जिस जगह पे ये बर्निंग होगी वहां लगेगा पानी के अंदर एक जगह पे आग लगी हुई है, तो दैट इज यूज्ड एज ए सिग्नल फॉर द शिप, कि भाई दूर से कोई शिप आ रहा है उसको सिग्नल देना कि तू इधर टर्न कर। जैसे नॉर्मली लोग शिप में झंडा दिखा के दूसरी वाली शिप को सिग्नल देते हैं, ये सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है ये मिक्सचर, इसको बोलते हैं होलम सिग्नल। तो कंडीशन का तरीका क्या है कि कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल दो, हाइड्रोलिसिस के बाद फॉस्फीन और इथाइन बनेगा, फॉस्फीन एयर के कांटेक्ट में आके फायर कैच करेगा जो इथाइन को जलने में हेल्प करता है। एंड दिस सिग्नल ऑफ बर्निंग फायर इज यूज्ड फॉर द सिग्नल फॉर अप्रोचिंग, आई मीन व्हेनेवर सम शिप इज अप्रोचिंग, या कोई शिप आ रहा है उसको सिग्नल की फॉर्म में देना है, तो आपको इस मटेरियल का यूज करते हैं। तो आई थिंक मैंने फॉस्फिन के बारे में बताना था, स्मोक स्क्रीन और होलम सिग्नल बताना था। और एक ड्राइंग अप ऑफ अमोनिया। हाँ, ड्राइंग ऑफ अमोनिया। अब ड्राइंग ऑफ अमोनिया और फॉजी-जॉ के बारे में अभी बात नहीं कर पाएंगे, अभी आपका टाइम भी हो ही चुका है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। फॉजी-जॉ भी है, अमोनल एमेटॉल भी है। हाँ, अभी फिलहाल उसे छोड़ दो, फिर इसे नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे, टाइम नहीं। टेस्ट पे नहीं आएगा? ठीक है, टेस्ट में इतना सब आ जाए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी जेई मेंस लेवल का है ना ये वाला टेस्ट। यस सर। इसमें तो आपको ज्यादा आने भी नहीं वाला नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आपने शायद एक्वारेजिया का रेशियो उल्टा लिख दिया शायद। नाइट्रिक एसिड और HCl
यस सर, HCl के 3 पार्ट्स होते हैं ना? HCl 3 पार्ट्स है। नहीं नहीं, एक मिनट, शायद सही कह रहे हो। हाँ सही बोल रहे हो, HCl 3 पार्ट है। हाँ प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, फाइनली आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।